गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। फिर से स्वागत है आपका मिशन 2020 कंपटीशन क्लासेज में। दोस्तों देखिए, आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों संविधान सभा पार्ट 2, यानी कि कल हमने संविधान सभा की पृष्ठभूमि के बारे में अध्ययन किया दोस्तों। तो आज हम उससे आगे जो भी संविधान सभा के बारे में जो प्रावधान थे वो सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जैसे हमने कल 1946 का जो कैबिनेट मिशन था वहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया था कि जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार बनी दोस्तों, और वहाँ के जो प्रधानमंत्री बने थे वो बने थे क्लीमेंट एटली। तो उन्होंने अपने कैबिनेट मंत्रियों का 3 कैबिनेट मंत्रियों का एक समूह भारत भेजा और जो संविधान सभा के बारे में उन्होंने जो योजना प्रस्तुत की उसको नाम दिया गया दोस्तों कैबिनेट मिशन। तो दोस्तों देखिए, इस कैबिनेट मिशन ही जो कैबिनेट जो मिशन था वही संविधान सभा का क्या बना दोस्तों, आधार बना था। तो देखिए दोस्तों, बात करते हैं हम संविधान सभा। तो देखिए दोस्तों, अगर बात करें हम संविधान सभा के बारे में तो कैबिनेट मिशन जो संविधान सभा का जो आधार था, तो इसमें दोस्तों संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई थी, 389। तो दोस्तों देखिए, संविधान सभा की जो सदस्य संख्या थी वो निर्धारित की गई 389। दोस्तों ये जो 389 सदस्य थे तो उस समय भारत देश 2 भागों में विभाजित था। एक को कहते थे दोस्तों हम ब्रिटिश भारत, क्या कहते थे दोस्तों, ब्रिटिश भारत, और एक को कहा जाता था दोस्तों देसी रियासत, क्या कहते थे, देसी रियासत। ठीक है दोस्तों, तो ब्रिटिश भारत के जो प्रांत थे, ब्रिटिश भारत के जो प्रांत थे उनसे दोस्तों 292 सदस्य, और जो चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे, चीफ कमिश्नरी जो क्षेत्र थे दोस्तों उन क्षेत्रों से टोटल 4 सदस्य निर्वाचित किए जाने थे दोस्तों। तो अगर हम बात करें ब्रिटिश प्रांतों से, यानी कि ब्रिटिश भारत के जो प्रांत थे वहाँ से कितने सदस्य निर्वाचित किए जाने थे, 292। और अगर हम बात करें चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से तो दोस्तों कितने थे, 4 सदस्य। तो कुल मिला के अगर हम बात करें तो देखिए दोस्तों 296 सदस्यों का क्या होना था दोस्तों, चुनाव होना था। 296 सदस्यों का क्या होना था, चुनाव होना था। इधर देखिए जो देसी रियासतें थी यहाँ से 93 कैंडिडेट संविधान सभा में भेजा जाना सुनिश्चित किया गया दोस्तों। और ये जो 93 सदस्य थे ये राजाओं के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, इसके द्वारा राजाओं के द्वारा इनको मनोनीत किया गया। इस प्रकार से कुल संविधान सभा के 389 जो सदस्य थे उनमें से दोस्तों अगर हम बात करें तो देखिए ब्रिटिश भारत के जो प्रांत थे उनसे 292 सदस्य, और चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से दोस्तों 4 सदस्य, यानी कि कुल मिलाकर अगर हम बात करें दोस्तों तो 296 सदस्यों का चुनाव होना था, यानी कि निर्वाचन होना था। उसी प्रकार देखिए, अगर देसी रियासत होगी तो यहाँ से 93 सदस्य संविधान सभा में भेजे जाने थे, जो भी राजा के द्वारा उनको मनोनीत किया जाना था दोस्तों। इस प्रकार से संविधान सभा का जो प्रारूप था वो तैयार किया गया। अब देखिए संविधान सभा के जो चुनाव है दोस्तों, वो जो चुनाव हुए दोस्तों जुलाई 1946 में। कब हुए दोस्तों, जुलाई 1946 में संविधान सभा के चुनाव हुए। अब दोस्तों मैं आपको ये बात बता देता हूँ कि देखिए जो हमारी संविधान सभा थी वो कोई एक दलीय निकाय नहीं थी। उस संविधान सभा में जो राजनीतिक दल थे उनकी संख्या थी दोस्तों 9 राजनीतिक दल, जिन्होंने अपने कैंडिडेट संविधान सभा के चुनाव के लिए अपने प्रतिनिधि चुनाव मैदान में खड़े किए दोस्तों। तो देखिए उस समय अगर हम बात करें तो जो संविधान सभा थी हमारी, ये दोस्तों क्या थी, बहुदलीय निकाय। क्या थी दोस्तों, बहुदलीय निकाय थी। बहुदलीय निकाय का मतलब यहाँ पर कुल मिला के कितने राजनीतिक दल थे, 9 राजनीतिक दल थे दोस्तों। कितने राजनीतिक दल थे, 9 राजनीतिक दल। और मुख्य रूप से जो 2 राजनीतिक दल है उनका नाम है दोस्तों, एक तो है कांग्रेस पार्टी और एक थी हमारी मुस्लिम लीग। क्या थी दोस्तों, मुस्लिम लीग। बाकी
अन्य जो पार्टियां हैं उनके नाम मैं आपको दोस्तों मौखिक रूप से बता देता हूं। देखिए, इसके बाद जो पार्टी थी उसका नाम था यूनियनिस्ट पार्टी। उसके बाद एक और पार्टी थी, उसका नाम था दोस्तों यूनियनिस्ट मुस्लिम पार्टी। उसके बाद अगर बात करें तो उससे अगली जो पार्टी थी यूनियनिस्ट शेड्यूल कास्ट पार्टी दोस्तों। उसके बाद अगर हम बात करें तो कृषक प्रजा पार्टी। उसके बाद बात करें दोस्तों तो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन पार्टी। और इसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों तो कम्युनिस्ट पार्टी। इस प्रकार से 9 राजनीतिक दल थे और इन 9 राजनीतिक दलों में ये 2 जो दल हैं इनको चुनावों में देखो, कांग्रेस को तो दोस्तों कितनी सीटें मिली थी 208 और मुस्लिम लीग को दोस्तों कितनी सीटें मिली थी 73। बाकी जितने भी 7 राजनीतिक दल थे उनको एक सीटें मिली और 8 कैंडिडेट निर्दलीय थे, उनको भी एक सीटें मिली। यानी कि कुल मिलाकर अगर बात करें तो देखिए, कांग्रेस को 208 सीटें और मुस्लिम लीग को दोस्तों 73 सीटें। और जो 7 राजनीतिक अन्य दल थे जिनका जो कि मैंने आपके सामने अभी किया है, उन सबको भी इस चुनाव में एक सीटें हासिल हुई और 8 निर्दलीय कैंडिडेट थे, उन्होंने भी सीटें कितनी एक सीटें निर्दलीय जीती दोस्तों। अब आगे अगर बात करें तो देखिए दोस्तों, ये जो संविधान सभा का जो चुनाव था दोस्तों, संविधान सभा का चुनाव ये राज्यों के जो प्रांतों के विधानमंडल था, प्रांतों के विधानमंडलों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति। तो दोस्तों, ये जो प्रांतों से इन सदस्यों का चुनाव किया गया वो किस आधार पर किया गया दोस्तों? विधानमंडलों के द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर इनका चुनाव संविधान सभा में किया गया दोस्तों। और देखिए दोस्तों, अगर मैं बात बता देता हूँ आपको दोस्तों कि जो संविधान सभा थी उसमें 10 लाख की जनसंख्या पर, कितने 10 लाख की जनसंख्या पर 10 लाख की जनसंख्या पर दोस्तों एक प्रतिनिधि भेजा जाता था। एक प्रतिनिधि का क्या किया जाना था? चुनाव किया जाना था, यानी एक प्रतिनिधि को निर्वाचित किया जाना था। इतनी जनसंख्या पर 10 लाख की जनसंख्या पर। संविधान सभा के जो चुनाव थे दोस्तों वो वर्गीय आधार पर हुए। तो उस समय हमने 3 वर्ग डिसाइड किए। एक तो था दोस्तों सामान्य वर्ग। सामान्य वर्ग के लिए हमने जो सीटें डिसाइड की दोस्तों वो की थी 213 सीटें। उसके बाद अगर हम बात करें मुस्लिम वर्ग, तो मुस्लिम वर्ग के लिए डिसाइड की थी दोस्तों 79। और उसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों सिख, ये 3 वर्ग थे। तो सिखों के लिए दोस्तों हमने 4 सीटें। तो कुल मिलाकर के दोस्तों 296 सीटों के लिए, विधानसभा की 296 सीटों के लिए क्या करवाए गए दोस्तों? चुनाव करवाए गए। तो देखिए दोस्तों, हमने क्या देखा, चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे 4 और ब्रिटिश प्रांत थे, उनसे कितने सदस्य लेने जाने थे? 292। और चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से 4। तो 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र कौन कौन से दोस्तों? मैं आपको मौखिक रूप से बता देता हूँ दोस्तों। देखिए, एक तो था दिल्ली, एक था अजमेर मेरवाड़ा, एक था दोस्तों कुर्ग कर्नाटक और एक दोस्तों बलूचिस्तान, जो कि वर्तमान में आज पाकिस्तान में है दोस्तों। इस प्रकार से हमने प्रांतों से तो 292 और चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से 4 सदस्यों को संविधान सभा में भेजना तय किया। और इसके जो चुनाव थे दोस्तों, वो चुनाव प्रांतों की जो विधानमंडल थी, विधानमंडल जो था प्रांतों का, उनमें उनके सदस्यों ने आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर इन कैंडिडेटों को चुन करके संविधान सभा में भेजा दोस्तों। तो हमने देखा कि 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुना गया दोस्तों। और इस संविधान सभा के जो चुनाव हुए दोस्तों वो हुए जुलाई 1946 में। ये जो संविधान सभा थी क्या थी दोस्तों? बहुदलीय निकाय थी। बहुदलीय निकाय का मतलब इसमें 1 या 2 राजनीतिक दल नहीं थे। कितने राजनीतिक दल थे? कुल 9 राजनीतिक दल थे दोस्तों, जिनमें मुख्य रूप से हम बात करते हैं कांग्रेस और मुस्लिम लीग। बाकी जो राजनीतिक दल हैं
उनकी भी बातें आपसे पहले कर चुका हूँ दोस्तों। तो कांग्रेस को जो कितनी सीटें मिली दोस्तों, 208, और मुस्लिम लीग को मिली दोस्तों 73 सीटें। संविधान सभा का चुनाव दोस्तों वर्गीय आधार पर भी हुआ। इस आधार पर हुआ दोस्तों, वर्गीय आधार पर हमने 3 वर्ग बनाए, यानी कि सामान्य वर्ग, और सामान्य वर्ग में दोस्तों हिंदू, हिंदू, जैन, ईसाई आदि सभी को हमने सामान्य वर्ग में ही समाहित किया। उसके बाद एक वर्ग था मुस्लिम वर्ग, जिसके लिए 79, और सिख वर्ग के लिए 4 सीटें डिसाइड की गई थी। अब आगे हम देखते हैं दोस्तों, इस प्रकार से संविधान सभा के चुनाव क्या हुए दोस्तों, संपन्न हुए। आगे देखिए, मुस्लिम लीग को जब कम सीटें संविधान सभा के चुनाव में प्राप्त हुई, यानी कि 73 सीटें मुस्लिम लीग को मिली, तो उसने अपनी स्थिति को कमजोर, यानी कि अपनी स्थिति को कमजोर देखते हुए उसने संविधान सभा का क्या कर दिया दोस्तों, बहिष्कार कर दिया। यानी कि देखिए हम बात करते हैं तो दोस्तों देखो, कांग्रेस को तो टोटल कितनी सीटें मिली दोस्तों, 208, और अगर हम बात करें मुस्लिम लीग, तो मुस्लिम लीग को दोस्तों कितनी मिली थी, 73 सीटें। तो अपनी स्थिति को कमजोर समझकर, अपनी स्थिति को कमजोर पाकर के इस मुस्लिम लीग ने क्या किया दोस्तों, संविधान सभा का दोस्तों क्या कर दिया, बहिष्कार कर दिया। क्या कर दिया, बहिष्कार। ठीक है दोस्तों, और संविधान सभा की बैठक में भाग नहीं लेने का निर्णय किया। क्या निर्णय किया दोस्तों, संविधान सभा की बैठक में भाग नहीं लेने का निर्णय किया। साथ ही सीधी कार्रवाई दिवस मनाने की बात कही, और 16 अगस्त 1946 को दोस्तों, 16 अगस्त 1946 को, 16 अगस्त 1946 को दोस्तों मुस्लिम लीग द्वारा दोस्तों सीधी कार्रवाई या फिर हम कह सकते हैं प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया। क्या मनाया दोस्तों, मुस्लिम लीग के द्वारा संविधान सभा का बहिष्कार करते हुए 16 अगस्त 1946 को दोस्तों सीधी कार्रवाई दिवस, या हम कह सकते हैं कि प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस इन्होंने मनाया। और देखिए दोस्तों, इस सीधी कार्रवाई दिवस में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले थे दोस्तों, उनका नाम था, वो थे कलकत्ता के प्रधानमंत्री, जिनका नाम था हसन सुहरावर्दी। क्या नाम था दोस्तों, हसन सुहरावर्दी, जिन्होंने सीधी कार्रवाई दिवस मुस्लिम लीग के द्वारा जो मनाया गया था उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी दोस्तों। इन्होंने निभाई थी दोस्तों, कलकत्ता के प्रधानमंत्री हसन सुहरावर्दी। देखिए दोस्तों, हमारे एक व्यक्ति जिनका नाम है मौलाना अबुल कलाम आजाद, जो कि भारत देश के प्रथम शिक्षा मंत्री भी बने थे दोस्तों। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद ने इस सीधी कार्रवाई दिवस को, यानी प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस को भारत के इतिहास में किसकी संज्ञा, काले कानून की संज्ञा दी है दोस्तों। काले दिवस की संज्ञा दी है। किसको दोस्तों, काले दिवस की संज्ञा किसको दी है, सीधी कार्रवाई दिवस जो मनाया गया था 16 अगस्त को, उसको किसने दोस्तों, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने, इस व्यक्ति ने सीधी कार्रवाई दिवस को भारत के इतिहास में काले दिवस की संज्ञा दी। अब दोस्तों मैं आपको एक बात और बता देता हूँ। देखिए, जो संविधान सभा थी इसका चुनाव नहीं लड़ा 2 व्यक्तियों ने। ऐसे कौन कौन से व्यक्ति थे, एक तो था दोस्तों मोहम्मद अली जिन्ना, और दूसरे व्यक्ति थे हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी। दूसरे व्यक्ति कौन थे दोस्तों, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी। इन 2 व्यक्तियों ने संविधान सभा का चुनाव नहीं लड़ा दोस्तों, यानी कि अगर हम कहें कि ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। दूसरी बात अगर हम बात करें दोस्तों, एक व्यक्ति थे
जयप्रकाश नारायण, एक व्यक्ति थे जयप्रकाश नारायण और एक थे दोस्तों तेज बहादुर सप्रू। कौन थे दोस्तों? तेज बहादुर सप्रू। इन दो व्यक्तियों ने क्या दे दिया दोस्तों? इस्तीफा। संविधान सभा से क्या दे दिया? इस्तीफा दे दिया दोस्तों। दो व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने संविधान सभा का चुनाव ही नहीं लड़ा था, तो थे मोहम्मद अली जिन्ना और महात्मा गांधी। और दो व्यक्ति ऐसे थे चुनाव भी लड़ा, सेलेक्ट भी हुए और उन्होंने बाद में जैसे जयप्रकाश नारायण और तेज बहादुर सप्रू, इन दोनों ने संविधान सभा से क्या दे दिया दोस्तों? त्याग पत्र दे दिया। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से हमारी संविधान सभा का चुनाव हुआ। तो हम कह सकते हैं कि भाई संविधान सभा का जब चुनाव हुआ तो यहाँ पर तय किया गया कि प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक व्यक्ति को प्रतिनिधि के रूप में भेजा जाएगा। दूसरी बात ये हुई, हमारी जो संविधान सभा थी एक बहुदलीय निकाय थी, क्योंकि इसमें कम से कम 9 राजनीतिक दलों ने भाग लिया। तीसरी बात, संविधान सभा के जो चुनाव हुए दोस्तों वो वर्गीय आधार पर हुए थे, क्योंकि इसमें हमने 3 वर्ग, सामान्य वर्ग जिसमें 213 सीटें डिसाइड की गई और एक वर्ग था मुस्लिम वर्ग जिसमें 79 और एक वर्ग था सिख वर्ग जिसमें 4 सीटें डिसाइड की गई। इस प्रकार से संविधान सभा के चुनाव संपन्न हुए। आगे दोस्तों हम बात करते हैं संविधान सभा का जो चुनाव जुलाई 1946 में हुआ दोस्तों। उसके बाद संविधान सभा के चुनाव संपन्न होने के बाद संविधान सभा की जो प्रथम बैठक है दोस्तों वो दोस्तों हुई है 9 दिसंबर 1946 में। अगर हम बात करें दोस्तों संविधान सभा की प्रथम बैठक की बात करें दोस्तों तो प्रथम बैठक हुई है 9 दिसंबर 1946। तो ये दोस्तों ये बैठक जो हुई है वो स्थान कौन सा था? तो स्थान देखिए दोस्तों, केंद्रीय जो असेंबली यानी कि दिल्ली की जो हमारे विधान सभा थी उसके पुस्तकालय भवन में संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। देखिए उस समय हमारे तत्कालीन जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष उस समय दोस्तों कौन थे? जेबी कृपलानी। देखिए दोस्तों कौन थे? जेबी कृपलानी। ये उस समय क्या थे? कांग्रेस के अध्यक्ष थे दोस्तों। किसके अध्यक्ष थे? कांग्रेस के अध्यक्ष। तो इनके कहने पर हमने फ्रांस की परंपरा को अपनाते हुए दोस्तों हमारे जो सबसे उम्रदराज व्यक्ति थे उस संविधान सभा में जिनका नाम था दोस्तों सच्चिदानंद सिन्हा। तो इस सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया दोस्तों। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। तो दोस्तों देखिए संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को कौन सी जगह पर हुई दोस्तों? केंद्रीय असेंबली यानी दिल्ली का जो विधानसभा हॉल था उसके पुस्तकालय भवन में प्रातः कितने बजे दोस्तों? प्रातः 11 बजे। कितने बजे? प्रातः 11 बजे ये संविधान सभा की प्रथम बैठक आयोजित की गई। और उस समय अगर हम बात करें दोस्तों कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। तो इनके कहने पर हमने फ्रांस की परंपरा को अपनाते हुए जो हमारे सबसे उम्रदराज व्यक्ति संविधान सभा में थे, सबसे वरिष्ठ व्यक्ति सच्चिदानंद सिन्हा, उसको संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। आगे दोस्तों इसकी जो दूसरी बैठक है दोस्तों वो हुई है दोस्तों 11 दिसंबर 1946। तो संविधान सभा की दूसरी बैठक यानी कि द्वितीय बैठक की अगर बात करें ये हुई है दोस्तों 11 दिसंबर 1946 को। कब हुई है? 11 दिसंबर 1946 को। और इसमें देखिए दोस्तों स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया इसको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है दोस्तों। और ये तो बने दोस्तों अध्यक्ष। और दोस्तों इसमें उपाध्यक्ष भी बनाया गया जिनका नाम था S.C. मुखर्जी दोस्तों। और हमारे जो B.N. राव थे दोस्तों उसको B.N. राव को संवैधानिक सलाहकार बनाया गया दोस्तों। संवैधानिक सलाहकार। उसी प्रकार दोस्तों हम बात करें K.M. मुंशी की
तो KM मुंशी को संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया गया। क्या नियुक्त किया गया मेरे दोस्तों? सचिव नियुक्त किया गया। दूसरे उपाध्यक्ष कौन बने दोस्तों? अगर संविधान सभा के दूसरे उपाध्यक्ष की बात करें तो दूसरे उपाध्यक्ष बने थे BT कृष्णाचार्य। क्या कौन बने थे दोस्तों? BT कृष्णाचार्य दूसरे उपाध्यक्ष बने थे। अब देखिए दोस्तों, आगे हम बात करते हैं दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 दोस्तों। स्थायी अध्यक्ष किसको बनाया गया? राजेंद्र प्रसाद को। उपाध्यक्ष कौन बने दोस्तों? SC मुखर्जी। उसके बाद अगर हम बात करें जो संवैधानिक सलाहकार बनाया गया हमारे VN राव को, और KM मुंशी जो थे उनको बनाया गया दोस्तों संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया गया, और दूसरे उपाध्यक्ष के रूप में BT कृष्णाचार्य को नियुक्त किया गया दोस्तों। आगे देखिए, अगर हम बात करें 13 दिसंबर 1946 को, तो दोस्तों देखिए 13 दिसंबर 1946 को देखिए दोस्तों, उद्देश्य प्रस्ताव नेहरू जी ने क्या पारित किया, क्या प्रस्तुत किया दोस्तों? उद्देश्य प्रस्ताव किसने? JL नेहरू ने प्रस्तुत किया। ठीक है दोस्तों, अब इस उद्देश्य प्रस्ताव का अगर बात करें हम 19 दिसंबर 1946 तक क्या हुआ दोस्तों? विचार विमर्श हुआ, और 24 जनवरी 1947 को इसे क्या कर दिया गया दोस्तों? पारित कर दिया गया। तो देखिए दोस्तों, 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था, जिस पर 19 दिसंबर 1946 तक विचार विमर्श हुआ, और 24 जनवरी 1947 को इसको पारित कर दिया गया दोस्तों। एक बात मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, ये जो उद्देश्य प्रस्ताव था यही हमारे संविधान का मूल आधार बना था दोस्तों। उद्देश्य प्रस्ताव में भारतीय संविधान का क्या बना दोस्तों? मूल आधार। संविधान का मूल आधार किसको माना जाता है दोस्तों? संविधान का मूल आधार माना जाता है दोस्तों नेहरू जी के उद्देश्य प्रस्ताव को। तो देखिए दोस्तों, इसी उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर हमारे जो BN राव, जिसे संवैधानिक सलाहकार बनाया गया, BN राव ने संविधान का, हमारे संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया दोस्तों। प्रथम प्रारूप तैयार किसने किया है दोस्तों? प्रथम प्रारूप BN राव ने, जिसमें दोस्तों 243 तो अनुच्छेद थे और 13 अनुसूचियां थी दोस्तों। 13 अनुसूचियां थी। इस प्रकार से देखिए देखो, VN राव ने उद्देश्य प्रस्ताव को आधार मानकर ही संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया था दोस्तों, जिसमें 243 अनुच्छेद थे और 13 अनुसूचियां थी। तो देखिए दोस्तों, इसकी जांच के लिए, यानी जो VN राव ने जो प्रथम प्रारूप तैयार किया था उसकी जांच के लिए दोस्तों 29 अगस्त 1947 को भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में दोस्तों क्या किया गया? प्रारूप समिति का गठन किया गया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, अब आगे हम प्रारूप समिति के अध्यक्ष तो भीमराव अंबेडकर जी थे दोस्तों। प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे, कौन कौन सदस्य प्रारूप समिति में शामिल थे, और प्रारूप समिति के बाद संविधान सभा में कुल कितनी समितियां बनी, जिसे मैं आपको बता देता हूं कि कुल 22 समितियां थी, जिनमें से 8 तो बड़ी समितियां थी और 14 छोटी समितियां थी। तो इन सभी समितियों के बारे में दोस्तों हम अगले वीडियो में बात करेंगे। जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो, आपके संविधान सभा का पार्ट 2 समझ में आया हो, तो शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।